हे गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू यूज़ ऑफ टाइम बाय अनुप्रिया आनंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूज़ ऑफ टाइम बाय अनुप्रिया आनंद में। जैसा कि आप सभी जानते हैं और जिनको नहीं पता है, जो पहली बार विजिट कर रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूँगी कि हर रोज़ सुबह 6 बजे करेंट अफेयर और हर रोज़ शाम 8 बजे जनरल अवेयरनेस की क्लास होती है, टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन की क्लास यूज़ ऑफ टाइम बाय अनुप्रिया आनंद में। तो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, समय को व्यर्थ ना करते हुए हम टॉप जनरल अवेयरनेस की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखिए। पश्चिमी भारत के किस धार्मिक सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? ऑप्शन देखिएगा, 1 गोपाल हरि देशमुख, ऑप्शन 2 आर जी भंडारकर, ऑप्शन 3 महादेव गोविंद रानाडे या ऑप्शन 4 बीजी तिलक। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। जी हाँ, गोपाल हरि देशमुख जी को कहा जाता था। पश्चिम भारत के किस धार्मिक सुधारक को? तो गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता था। किसको? तो गोपाल हरि देशमुख जी को। याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 2 ध्यान से देखिए। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? ऑप्शन देखिएगा, 1 तीसरी बौद्ध परिषद, ऑप्शन 2 कलिंग युद्ध, ऑप्शन 3 उसका बौद्ध धर्म को अपनाना या ऑप्शन 4 सिलोन को उसका मशीनरी भेजना। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। जी हाँ, कलिंग युद्ध। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 3 ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनवरी 2009 में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? ऑप्शन देखिएगा, 1 उत्तराखंड, 2 मेघालय, 3 मिजोरम या 4 झारखंड। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। जी हाँ, झारखंड। फ्रेंड्स, कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जनवरी 2009 में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? तो झारखंड राज्य में। याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखिए। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन देखिएगा, 1 रॉबर्ट क्लाइव, 2 वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन 3 विलियम बेंटिक या ऑप्शन 4 लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 वॉरेन हेस्टिंग्स। याद रखना है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 5 ध्यान से देखिए। वह स्थिति जिसमें लोगों की आय का स्तर खपत का न्यूनतम खर्चा करने के लिए पर्याप्त ना हो, वो क्या कहलाती है? ऑप्शन देखिएगा, 1 पूर्ण निर्धनता, 2 सापेक्ष निर्धनता, 3 शहरी निर्धनता या 4 ग्रामीण निर्धनता। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। जी हाँ, पूर्ण निर्धनता कहलाती है। याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 6 ध्यान से देखिए। रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता का अर्थ है क्या? ऑप्शन देखिएगा, 1 रुपये से विदेशी मुद्रा की मुक्त रूप से खरीद, ऑप्शन 2 आय के लिए रुपए के रूप में भुगतान, ऑप्शन 3 ऋण की वापसी रुपए के रूप में, ऑप्शन 4 मांग और पूर्ति के बाजार बलों द्वारा रुपए और विदेशी मुद्राओं के बीच विनिमय दर का मुक्त रूप से निर्धारण। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। जी हाँ, मांग और पूर्ति के बाजार बलों द्वारा रुपये और विदेशी मुद्राओं के बीच विनिमय दर का मुक्त रूप निर्धारण। कहा गया है कि रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता का क्या अर्थ है? तो मांग और पूर्ति के बाजार बलों द्वारा रुपये और विदेशी मुद्राओं के बीच विनिमय दर का मुक्त रूप से निर्धारण। याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 7 ध्यान से देखिए। भारत को मिश्रित अर्थव्यवस्था किसके अस्तित्व के कारण कहा जाता था? ऑप्शन देखिएगा, पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा है। 1 है सार्वजनिक क्षेत्र, 2 निजी क्षेत्र, 3 संयुक्त और 4 है सहकारी क्षेत्र। इसका ऑप्शन देखिए क्या है कि 1 4, 1 2, 3 4 या 2 4। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। जी हाँ, 1 और 2, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र। याद रखना है, ऑप्शन नंबर 2 सही है और ऑप्शन नंबर 2 में है सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र, ये दोनों सही है। याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 8 ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से किसका मिलान सही किया गया है? ऑप्शन देखिएगा, अभी पहले व्यक्ति और घटना को देख लीजिए, फिर मिलान को देखते हैं, उसके बाद हम ऑप्शन देखेंगे। व्यक्ति में कौन कौन है? सुल्तान महमूद, मोहम्मद गौरी और अलाउद्दीन खिलजी और है मोहम्मद बिन तुगलक। और घटना है सोमनाथ को लूटना, सिंह पर विजय, बंगाल में विद्रोह और चंगेज खान का आक्रमण।
अब हमें ये देखना है कि किसका मिलान सही किया गया है। ऑप्शन देखिएगा 1 और 3, केवल 2, या फिर केवल 1, या 2 और 4। तो कौन सा इसका सही आंसर होगा? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा 1 और 3, यानी कि सुल्तान महमूद सोमनाथ को लूटना, और 3 अलाउद्दीन खिलजी बंगाल में विद्रोह। ये सही है, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 9, ध्यान से देखिए। ताजमहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? ऑप्शन देखिएगा 1, यह एक भव्य मकबरा। ऑप्शन 2, इसका निर्माण शाहजहां ने किया था। ऑप्शन 3, यह आगरा फोर्ट के बाहर स्थित है। या ऑप्शन 4, इस पर उन कारीगरों के नाम उत्कीर्ण हैं जिन्होंने इसका निर्माण किया था। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। जी हाँ, इस पर उन कारीगरों के नाम उत्कीर्ण हैं जिन्होंने इसका निर्माण किया गया था। कहा गया है कि ताजमहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4 सही नहीं है, बाकी ये 3 सही है, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 10, ध्यान से देखिए। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन देखिएगा 1 आगरा, 2 काबुल, 3 लाहौर, या 4 दिल्ली। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। जी हाँ, आगरा में बाबर की मृत्यु हुई थी, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 11, ध्यान से देखिए। भारत की वर्तमान मुद्रा प्रणाली आधारित है कहाँ पर? ऑप्शन देखिएगा स्वर्ण रिजर्व प्रणाली पर, अनुपाती रिजर्व प्रणाली पर, परिवर्तनीय करेंसी प्रणाली पर, या न्यूनतम रिजर्व प्रणाली पर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा न्यूनतम रिजर्व प्रणाली पर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। भारत की वर्तमान मुद्रा प्रणाली आधारित है न्यूनतम रिजर्व प्रणाली पर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 12, ध्यान से देखिए। सकल घरेलू उत्पाद मूल्य होता है। ऑप्शन देखिएगा 1 वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी वस्तुओं का, 1 वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का, या ऑप्शन 3 1 वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं का, या ऑप्शन 4 1 वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। सकल घरेलू उत्पाद मूल्य होता है 1 वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का, याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 13, ध्यान से देखिए। अपवादी मांग वक्र वह होती है जो, ऑप्शन देखिएगा 1 ऊपर की ओर दाएं जाए, नीचे की ओर दाएं जाए, या क्षैतिज जाए, या ऊर्ध्वाधर जाए। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 नीचे की ओर दाएं जाए। अपवादी मांग वक्र वह होती है जो नीचे की ओर दाएं जाए, याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 14, ध्यान से देखिए। उत्पादन फलन संबंध दिखाता है। ऑप्शन देखिएगा आरंभिक निवेश और अंतिम उत्पादन के बीच, ऑप्शन 2 निवेश और अंतिम उपभोग के बीच, ऑप्शन 3 उत्पादन और उपभोग के बीच, या ऑप्शन 4 उत्पादन और निर्यात के बीच। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 आरंभिक निवेश और अंतिम उत्पादन के बीच। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 15, ध्यान से देखिए। श्री YV रेड्डी की सेवानिवृत्ति के बाद भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन देखिएगा 1 डॉक्टर इंदिरा रंगराजन, ऑप्शन 2 डॉक्टर दिलीप संघवी, ऑप्शन 3 डॉक्टर विजय एल केलकर, या ऑप्शन 4 श्री डी सुब्बाराव। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 श्री डी सुब्बाराव। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 16, ध्यान से देखिए। भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं के प्रारूप का अनुमोदन किया जाता है। ऑप्शन देखिएगा 1 राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा, या फिर योजना आयोग द्वारा, या राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा, या फिर वित्त मंत्रालय द्वारा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा भारतीय पंचवर्षीय योजना के प्रारूप का अनुमोदन किया जाता है राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा, याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 17, ध्यान से देखिए। स्टैगफ्लेशन की स्थिति वह होती है जब वृद्धि की कीमतों में परिवर्तन के साथ कोई संबंध ना हो। ऑप्शन 2 वृद्धि की दर और कीमत दोनों घट रही हो, या ऑप्शन 3 वृद्धि की दर कीमत बढ़ने की दर से तेज हो, या ऑप्शन 4 वृद्धि की दर
कीमत बढ़ने की दर से धीमी हो। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। कहा गया है कि स्टैगफ्लेशन की स्थिति वह होती है जब वृद्धि की दर कीमत बढ़ने की दर से धीमी हो। याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 18 ध्यान से देखिए। 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन देखिएगा, ए महाराष्ट्र, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश या डी पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जी हाँ, उत्तर प्रदेश। याद रखना है। कहा गया है कि 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है कौन सा? तो उत्तर प्रदेश। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 19 ध्यान से देखिए। हरित क्रांति पद का प्रयोग उच्च उत्पादन दर्शाने के लिए किया गया है। ऑप्शन देखिएगा, एक घास स्थलों का निर्माण करके, अधिक वृक्षों का रोपण करके, प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता बढ़ाकर या फिर शहरी क्षेत्रों में उद्यान बनाकर। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता बढ़ाकर। कहा गया है कि हरित क्रांति पद का प्रयोग उच्च उत्पादन दर्शाने के लिए किया गया है, प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता बढ़ाकर। याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 20 ध्यान से देखिए। प्रकटित अधिमान सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है। ऑप्शन देखिएगा, एडम स्मिथ द्वारा या मार्शल द्वारा या पी.एस. सैमुएल्सन द्वारा या ऑप्शन 4 जे.एस. मिल द्वारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जी हाँ, पी.एस. सैमुएल्सन द्वारा। याद रखना है। कहा गया है कि प्रकटित अधिमान सिद्धांत रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी प्रस्तुत किया गया था किसके द्वारा? तो याद रखना है ऑप्शन नंबर 3। इसका सही आंसर है पी.एस. सैमुएल्सन द्वारा। याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 21 ध्यान से देखिए। पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है? ऑप्शन देखिएगा, 1 जड़त्व, 2 वेग, 3 प्रतिक्रिया या 4 संवेग। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जी हाँ, प्रतिक्रिया। याद रखना है। पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण है प्रतिक्रिया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 22 क्वेश्चन नंबर 22 ध्यान से देखिए। हमारे घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज पिघल जाता है जब भारी वृद्धि होती है किस चीज में? ऑप्शन देखिएगा, 1 प्रेरण में, 2 धारा में, 3 प्रतिरोध में या 4 धारिता में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। जी हाँ, धारा में। कहा गया है कि हमारे घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज पिघल जाता है जब भारी वृद्धि होती है धारा में। याद रखें। फ्रेंड्स अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आपको नहीं आ रहा है सब्सक्राइब करना, तो मैं आपको बता रही हूँ, देखिए वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, सब्सक्राइब बटन को आप प्रेस कीजिए। अब कर दिया आपने प्रेस? ठीक है। अब देखो आपको एक ऐसा बेल आइकन दिख रहा होगा, वहाँ पर उस बेल आइकन में प्रेस कीजिए और ऑल में टच कर दीजिए। उससे क्या होगा कि मेरे द्वारा डाली गई सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। अब मैं बता रही हूँ कि वीडियो आपको कब कब मिलेगा। हर रोज़ सुबह 6 बजे टॉप करेंट अफेयर और हर रोज़ शाम 8 बजे टॉप जनरल अवेयरनेस की क्लास होती है। सारे टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये जनरल अवेयरनेस और करेंट अफेयर को देख लीजिए, आपकी एग्जाम्स की तैयारी जोरदार होती रहेगी। चलिए अब समय को व्यर्थ ना करते हुए देखते हैं सवाल नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा कैंटिलीवर बीम का उदाहरण है? ऑप्शन देखिएगा, 1 गोता लगाने का बोर्ड, 2 पुल, झूमा झूमी या ऑप्शन 4 साधारण ताराजू। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 गोता लगाने का बोर्ड। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 1 सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कैंटिलीवर बीम का उदाहरण है? तो गोता लगाने का बोर्ड। याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 24 ध्यान से देखिए। चावल पकाना कठिन होता है कहाँ पर? ऑप्शन देखिएगा, 1 पर्वत के शिखर पर, 2 समुद्र तल पर, 3 खदान के नीचे या 4 कहीं भी एक जैसा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 पर्वत के शिखर पर चावल पकाना कठिन होता है। याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 25 ध्यान से देखिए। डायनेमो एक यंत्र है जो, ऑप्शन देखिएगा, 1 यांत्रिक ऊर्जा पैदा करता है, 2 विद्युत ऊर्जा पैदा करता है, 3 यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है या ऑप्शन 4 विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। डायनेमो एक यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 26 ध्यान से देखिए। अर्थशास्त्र में यूटिलिटी और यूजफुलनेस शब्दों का क्या अर्थ है? ऑप्शन देखिएगा, एक ही अर्थ है, भिन्न अर्थ है,
उल्टा अर्थ है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 भिन्न अर्थ है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अर्थशास्त्र में यूटिलिटी और यूजफुलनेस का क्या मतलब है? तो भिन्न अर्थ है, याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 27, ध्यान से देखिए। भारत में कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप है। ऑप्शन देखिएगा, 1 केवल मौसमी, 2 केवल प्रश्न, ऑप्शन 3 दोनों 1 और 2, या ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 1 और 2 दोनों, यानी कि केवल मौसमी और केवल प्रश्न। कहा गया है कि भारत में कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप है केवल मौसमी और केवल प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 28, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से पृथ्वी से कौन सा खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है? ऑप्शन देखिएगा, 1 शनि, 2 यूरेनस, 3 नेपच्यून, या 4 प्लूटो। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जी हाँ प्लूटो, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 29, ध्यान से देखिए। साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या है? ऑप्शन देखिएगा, 1 विवर्तन, 2 ध्रुवन, 3 व्यतिकरण, या 4 परावर्तन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 व्यतिकरण, याद रखना है। ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन था। अब हम अंतिम प्रश्न की ओर चलेंगे, सवाल नंबर 30, ध्यान से देखिए। पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। ऑप्शन देखिएगा, 1 पार्थिव दूरदर्शन, खगोलीय दूरदर्शक, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, या आवर्धक लेंस। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 पार्थिव दूरदर्शक, याद रखना है। पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त उपकरण है पार्थिव दूरदर्शक, याद रखें। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप लाइक करते हो तो मुझे बहुत खुशी होती है। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कितना इन्फॉर्मेटिव लग रहा है आपको, और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।